देखिए, आज शुरू करने जा रहे हैं हम पंचायत राज संबंधी संवैधानिक उपबंध, जो कि ये अंतिम और समाप्त हो जाएगा। ठीक है, पॉलिटिकल का जो है समाप्त होने वाला है, तो थोड़ी बाहरी आवाज़ों को थोड़ा इग्नोर करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पे ज़्यादा हम डिटेल नहीं करेंगे, ज़्यादा जानकारी नहीं देंगे, इस पर सिर्फ पढ़ेंगे और जल्द ख़त्म कर देंगे। ठीक है, लेकिन पंचायती से सवाल पूछता है, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी एग्ज़ाम अगर देना चाहते हैं, उनसे हम बोलना चाहेंगे कि पंचायत से सवाल बनता है, 100% बनता है, ये लिख के ले लीजिए। तो पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए पढ़ लीजिएगा। तो भारत में पंचायती राज्य की अगर शुरुआत की बात करें, प्रारंभ की बात करेगा, तो 2 अक्टूबर 1959 को बता दीजिएगा। ये पूछता है आपसे, डायरेक्ट पूछेगा कि भारत में पंचायती राज्य का जो आरंभ है, शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 1959 में होता है। याद रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज अधिनियम से संबंधित प्रावधान है, तो भाग 9 में इसकी चर्चा है। भाग 9 भाग होता है अनुसूची, और भाग अनुसूची अनुच्छेद नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसका वीडियो जो है शुरू में ही पढ़ा दिया गया है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर पंचायत से पढ़ना चाहते हैं तो हम रिक्वेस्ट आपसे करना चाहते हैं कि आप पूरा पॉलिटिकल देखिएगा, तभी पंचायत समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें भाग अनुच्छेद सब होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज अधिनियम की बात हुई थी, तो 9 में हुआ था। अगर आपसे पूछेगा कि भारतीय संविधान के जो है किस भाग में नगरपालिका का जो है बात करिएगा, तो पंचायती और नगरपालिका साथ चलता है, तो याद रखिएगा भाग 9 के क में आएगा। नगरपालिका आ जाएगा तो क लगा दीजिएगा। अगर पंचायती राज्य का बात करेगा तो 9 लगा दीजिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे भारतीय संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है, तो भाग 4 में कही गई है। किस में कही गई है, तो भाग 4 में कही गई है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर ग्राम पंचायत की स्थापना की बात अगर पूछेगा तब भाग 4 बोलिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। भाग 9 जो है, ये याद रखिएगा अधिनियम है, पंचायती राज अधिनियम का संबंध जो है आपका 9 से है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्लियर कर लीजिए इसी जगह। देखिए, पंचायती राज्य का अधिनियम की बात होगी तो भाग 9 होगा, या नगरपालिका के संबंध की बात होगी तो भाग 9 का होगा। लेकिन ग्राम पंचायत की स्थापना की अगर बात होगी तो इसमें भाग 4 में इसकी चर्चा हुई है स्थापना के बाद। ठीक है, अब क्लियर हो गया। अब देखिए, इसमें भी अनुच्छेद में भी थोड़े अलग अलग हैं। कैसे, तो आगे पहली बात तो अनुच्छेद 40 पढ़ना जरूरी है। कैसे, तो देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकारों को, राज्य सरकार मतलब स्टेट की बात हो रही है, तो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। तो ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश जो है आर्टिकल 40 देता है। तो याद रखिएगा, ग्राम पंचायतों को संगठित करने की अगर बात कहेगा तो हम आर्टिकल 40 लगा देंगे। ठीक है, 40 मतलब 40। अगर बात करें भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायतों का कार्यक्रम का उल्लेख किया गया है, तो 11वीं अनुसूची की बात करेगा। देखिए, भाग हो गया, अनुसूची आप पढ़िए रहे 11वां अनुसूची, और अनुच्छेद आप अभी 40 पढ़े हैं, और भी अनुच्छेद आएंगे। ठीक है, तो 11वां अनुसूची में क्या है कि पंचायतों के कार्यक्रम मतलब जिसे काम धाम जितने भी होते हैं उसमें जो कार्य है, क्षेत्र है, जो भी काम होता है वो 11वीं अनुसूची में की गई है। लेकिन नगरपालिका का 12वीं अनुसूची याद रखिएगा, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। देखिए, पंचायती राज्य प्रणाली आधारित किस पे है, तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पे आधारित है। मतलब सत्ता के विकेंद्रीकरण पे ये आधारित होता है। देखिए, शुरू से अगर आप देखें तो इसे आप ऐड कर सकते हैं। जैसे केंद्र से ले जाइए, फिर राज्य ले जाइए, राज्य को फिर आ जाइए ग्राम में आ जाएगा तो पंचायत से संबंधित हो जाएगा, है कि नहीं, समझ सकते हैं। तो याद रखिए, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित होता है। और वो भी अगर पूछे कि पंचायत राज का जो है प्रधान लक्ष्य कौन होता है, तो ग्रामवासी मतलब विलेज, गांव के लोग। तो ग्रामवासियों में शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना, ग्रामों में, ग्राम पंचायतों में, मतलब गांव की बात करता है। तो पंचायतों का जो राज्य का प्रधान लक्ष्य होता है वो है ग्रामवासियों की शक्तियों को विकेंद्रीकरण करना। अगर आपसे पूछे भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है, तो ग्राम सभा ही प्रत्यक्ष है। अगर आपसे पूछे प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट लोकतंत्र का अगर बोले, डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करें, तो याद रखिएगा ग्राम सभा बता दीजिएगा। क्या बता दीजिएगा, ग्राम सभा। ठीक है, और सवाल भी बनते हैं। क्या सवाल बनते हैं, चलिए पढ़ते हैं। तो और सवाल है कि भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज्य प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। ये भी पूछता है, जैसे आप होता है ना कि मौलिक कर्तव्य, मूल अधिकार,
ठीक है, या नीति निर्देशक तत्व किसके अंतर्गत आएगा, पूछता है डायरेक्ट। तो आप याद रखिएगा पंचायती राज प्रणाली जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत रखा जाता है, जो कि राज्य सरकार के अधीन आता है। ठीक है, अगर पूछे किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का या संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा जो है प्रदान किया गया है, तो 73वें संविधान संशोधन के तहत किया गया है। तो किसके तहत, तो 73वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि हम पढ़ चुके हैं संविधान संशोधन में। अगर आपसे पूछे 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है, तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जो कि हम पढ़े अभी। फिर देखिए 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज्य संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं, तो 29 जो है सौंपे गए हैं। 29 कार्य कहिए या 29 विषय जो है जोड़े गए हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। तो विषय भी हो सकता है, कार्य भी हो सकता है, तो क्लियर कर लीजिए। अगर विषय देगा तो भी 29 विषय होंगे, कार्य पूछेगा तो 29 कार्य सौंपे गए हैं। तो 73वें संविधान संशोधन अनुसूची 11 के तहत जो है पंचायती राज संस्थाओं को जो है कार्य जो सौंपा गया है या विषय कहिए 29 सौंपे गए हैं। अगर आपसे पूछे 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज्य संस्थाओं के अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो 1/3 जो है याद रखिएगा महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है पंचायत में, स्पेशली 73वें संविधान संशोधन के तहत। और भी है 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को, ठीक है, समाज के किस वर्ग की या किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है, तो महिला वर्ग को, जिसमें आरक्षित किया गया है 1/3। याद रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज्य संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रावधान किया गया है, तो प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान, प्रत्यक्ष रूप से होगा और गुप्त मतदान होंगे। याद रखिएगा ऑप्शन दोनों हूबहू ऐसे ही आएगा कि प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान होंगे। तो हाँ, यस, प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान होते हैं पंचायती संस्थाओं के लिए। याद रखिएगा चुनाव प्रावधान होते हैं। भारत के किस चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रा अनुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है, तो पंचायती राज्य संस्थाओं में चुनाव का किया गया है। याद रखिएगा प्रत्यक्ष और हम पढ़े थे क्या, गुप्त मतदान। 73वें संविधान संशोधन के तहत यदि पंचायत राज्य संस्थाओं को भंग कर दिया जाए, तो भंग करने की तिथि से कितने माह पूर्व, मतलब माह मतलब महीने पूर्व, पुनः निकाय का गठन किया जाना चाहिए, तो 6 माह के पूर्व होना चाहिए। 6 माह आप अधिकतर टिक लगाइएगा ना तो सही होता है, क्योंकि 6 माह के अंदर करना ही रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे पंचायत राज्य संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी कौन है, तो राज्य के निर्वाचन होते हैं। याद रखिएगा राज्य के निर्वाचन ही होंगे, क्योंकि राज्य के तहत आता है पंचायती राज। ठीक है, देखिए ये 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था जो है का कार्यकाल अगर आपसे पूछेगा डायरेक्ट, तो क्या बताइएगा, 5 वर्ष बता दीजिएगा। 5 वर्ष होता है, हर जगह का 5 वर्ष है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे सवाल पूछेगा कि कौन पंचायती राज्य संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल जो वर्ग होते हैं, मतलब पिछड़े वर्ग की कहिए, महिलाओं की बात हो रही है, से अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे, तो याद रखिएगा राजीव गांधी थे। ये जो दुर्बल जो होते हैं वर्ग के, पिछड़े वर्ग के या महिलाओं के बात करते हैं, तो इसमें ज़्यादा प्रतिनिधित्व का समर्थन करने वाले जो मंत्री थे वो थे राजीव गांधी। ठीक है, पंचायत के राज्य के मामले में अगर बात करें पंचायतों में महिलाओं के लिए स्थान जो आरक्षित करने के दृष्टि से संविधान में संशोधन करने का सर्वप्रथम पहल किसने किया था, तो राजीव गांधी। इसलिए राजीव गांधी का नाम आता है, क्योंकि ये महिलाओं के या पिछड़े वर्गों को आगे रखना चाहते थे, इसलिए आरक्षित के मामले में राजीव गांधी का नाम आता है पंचायत राज्य में। ठीक है, भारत में पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ, तो 24 अप्रैल 1993 को हुआ था, मतलब 24 अप्रैल 1993 माना जाता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पंचायती दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अधिनियम लागू होता है इसलिए। अगर आपसे पूछेगा पंचायत में चुनाव करने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है या किसके कारण, मतलब कौन इसके मुख होते हैं, तो राज्य सरकार होते हैं, जो कि राज्य सरकार द्वारा जो भी होगा चुनाव करने हेतु निर्णय जो भी लेगा वो राज्य सरकार लेंगे, स्टेट लेगा, है ना, स्टेट गवर्नमेंट देता है। अगर आपसे पूछे पंचायत में, भारत में पंचायत राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुआ, तो हम जानते हैं राजस्थान के नागौर में हुआ था। कहाँ हुआ था, राजस्थान के नागौर में हुआ था। ये क्वेश्चन आप बहुत बार पढ़े भी होंगे। अगर आपसे पूछेगा प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर मतलब
2 अक्टूबर अगर बोलते हैं 1959, याद रखिएगा, को कहाँ किया गया था? तो नागौर में ही, जो कि राजस्थान में है, जो कि शुरू हुआ था, जो कि किसकी मदद से? कौन पीएम? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की मदद से, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ या शुरुआत हुआ? तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1952 को हुआ था। देखिए यहाँ इस क्वेश्चन को देखिए कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात होगी, ठीक है। का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कि विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना हो, उसी को हम क्या कहते हैं? कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। क्लियर? इस क्वेश्चन को समझ गए। अगर आगे सवाल पूछे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण क्या होता है? तो अशिक्षा। अशिक्षा अगर होगा, शिक्षक मतलब पढ़े लिखे नहीं होंगे, अशिक्षित होंगे, तो वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का असफलता का कारण माना ही जाएगा। इसलिए शिक्षित करना आवश्यक होता है। अगर आपसे पूछे कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहिए तो याद रखिएगा बलवंत राय मेहता। अब बलवंत राय मेहता पंचायती राज्य का भी दिए थे, त्रिस्तरीय, है ना, पढ़े होंगे आप, जो कि आगे चल के हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि देखिए अभी आएगा। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन अगर आपसे पूछे तो 1957 याद रखिएगा, 57 याद रखिएगा। तो 1957 में क्या हुआ था कि बलवंत राय मेहता जो है समिति गठन किया गया था, याद रखिएगा। विकेंद्रीकरण पे ये सुझाव दिए थे। अगर आपसे पूछे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली कौन सी समिति थी? तो बलवंत राय मेहता समिति थी, जो कि 1957 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। अगर आपसे पूछे जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई, उसका अध्यक्ष भी बलवंत राय मेहता को ही माना जाता है, क्योंकि बलवंत राय मेहता ही अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। किसके? पंचायती राज के, याद रखिएगा, स्थापना की, ठीक है। स्थापना भी हुआ था और सिफारिश भी इसके तहत हुआ था, बलवंत राय मेहता के तहत ही हुआ था, लागू किया गया था। त्रिस्तरीय बहुत लोग ऐसे दिए हैं जो है पंचायती राज के, लेकिन बलवंत राय मेहता को लागू ज़्यादा किया गया था, इनकी सिफारिश पे लागू हुआ था, जो कि पंचायती राज के अध्यक्ष भी माना जाता है बलवंत राय मेहता को। तो क्लियर हो गए। इससे 3 सवाल पूछेगा। बलवंत राय मेहता कौन से स्तरीय दिए हैं? त्रिस्तरीय दिए हैं। पंचायती राज की स्थापना जो है किसकी सिफारिश पर हुई थी? बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत राय मेहता ही हैं, ठीक है, क्लियर। अगर आपसे पूछे किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी? तो बलवंत राय मेहता किए थे, जो कि अभी हम पढ़े। अगर आपसे पूछे बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिए थे? तो 3 स्तर, इसी को त्रिस्तरीय कहते हैं, जो कि हम अभी ऊपर पढ़े, ठीक है, त्रिस्तरीय कहते हैं, जो कि बलवंत राय मेहता के तहत किया गया था। देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को किन राज्यों में सर्वप्रथम अपनाया गया? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश, 2 राज्य में अपनाए गए थे, जिसमें राजस्थान और आंध्र प्रदेश में अपनाए गए हैं, सर्वप्रथम अपनाए गए थे। सबसे पहले अगर आप पूछे जब प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उस समय राजस्थान में सबसे पहले हुआ था। लेकिन फिर अगर त्रिस्तरीय पंचायत की बात करें तो राजस्थान भी अपनाया था और आंध्र प्रदेश भी अपनाया था, जो कि याद रखिएगा। देखिए इसमें एक नोट करने वाली बात है, जब हम पढ़ाएंगे उसका टेबल, तो उसमें क्या है कि पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायती संस्थान हैं, याद रखिएगा। 4 पंचायती स्तर जो है चलता है अभी भी पश्चिम बंगाल में, ठीक है, 4 स्तरीय। चलिए आगे देखेंगे। बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया है? तो 1959 में किया गया था, जो कि पहला था, जो कि राजस्थान में किया गया था, राजस्थान के नागौर में। इसी समय 2 अक्टूबर गांधी जयंती पे, याद रखिएगा, जो कि हम सबसे ऊपर पढ़े थे, है ना, तो याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे सवाल पूछेगा भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी जो बोला जाता है कौन थे या किसे कहा जाता है? तो बलवंत राय मेहता को ही कहा जाता है। किसे कहते हैं? बलवंत राय मेहता को। एक सवाल आप पढ़े होंगे, जो कि मैं अभी रिपीट करने जा रहा हूं। वो सवाल क्या है कि 1957 में क्या हुआ था? बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था, जो कि 1957 में। तो ये चीज भूलिएगा मत, इस चीज को पूछ देता है, जो कि कंफ्यूजन में गलत करते हैं लोग। आगे चलिएगा। तो बलवंत राय मेहता ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? तो याद रखिएगा पंचायती राज समिति को ही, पंचायती समिति को ही क्या हुआ था? बलवंत राय मेहता ने इसे शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था, ठीक है। पंचायती राज
कि 3 स्तरीय प्रणाली के अंतर्गत आता है। तो कौन कौन है 3 स्तरीय, जो कि हम जानेंगे। तो 3 स्तरीय अगर बात करें, त्रिस्तरीय जो कि बलवंत राय मेहता की कृपा से आया है, याद रखिए सिफारिश पे आया है समिति के। तो कौन सा, तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। त्रिस्तरीय कहने का मतलब है कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद 3 होना चाहिए। इसके अंतर्गत रखा गया है पंचायती राज, जो कि बलवंत राय मेहता के सुझाव पे है। और भी समिति आए थे, जिसमें समिति के बारे में चलिए जानते हैं। तो किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के संगठन में 2 स्तर होने का सुझाव दिया था? तो वो थे अशोक मेहता जी। अशोक मेहता समिति आया था, जिसमें 2 स्तर की बात भी कहा गया है, जो कि अशोक मेहता समिति में कहा गया है। लेकिन लागू कौन सा है? त्रिस्तरीय, याद रखिएगा। अगर बात करें पंचायती राज्य के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो अशोक मेहता समिति ने दिया था। मतलब पंचायती राज्य के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर पर चुनाव चिन्ह के आधार पर लेने देने का सुझाव दिया था। तो कौन सी समिति? तो अशोक मेहता समिति, जो कि 2 स्तरीय दिया है अशोक मेहता समिति, याद रखिएगा पंचायती राज्य को। देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ जो है किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है? तो बलवंत राय मेहता के रिपोर्ट पर ही किया गया था, जो कि त्रिस्तरीय दिए हैं। बार बार मैं बोल रहा हूं क्योंकि इससे कंफ्यूजन होता है, इसलिए त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता, 2 स्तरीय अशोक मेहता। अब अशोक मेहता जो 2 स्तरीय दिए थे, कौन कौन पे दिए थे चलिए पढ़ लेते हैं। तो अशोक मेहता समिति ने 2 स्तर की बात कही थी, जिसमें ग्राम मंडलीय पंचायत बोला और एक जिला परिषद, 2 ही बताए थे। जो कि हम जानते हैं कि अशोक मेहता 2 स्तरीय दिए, जो कि ग्राम मंडलीय पंचायत और जिला परिषद कहते हैं। लेकिन बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय दिए थे। कौन कौन दिए थे, जो कि आप अभी पढ़े थे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नहीं तो दिखा देता हूं। ग्राम पंचायत, यहाँ पे देखिए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के बारे में कहे थे बलवंत राय मेहता, ठीक है, जो कि लागू है अभी भी। अब चलिए आगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1977 मतलब 1977 की बात करते हैं, में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की मध्यस्थता किसने की थी? तो अशोक मेहता ने ही किया था। किसने? अशोक मेहता ने ही किए थे। क्या किए थे भाई? कि 1970 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की मध्यस्थता किए थे। अगर आपसे पूछे पंचायती राज्य संस्थाओं के निम्न स्तर पर कौन है, तो याद रखिएगा ग्राम सभा है। तो निम्न स्तर पे पूछे, निम्न स्तर मतलब नीचे की ओर बता रहा है, निम्न स्तर पे तो ग्राम सभा होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है, तो जिला परिषद। जिला परिषद है, परिषद मतलब ऊंचा, याद रखिएगा, और ग्राम सभा मतलब निम्न स्तर, ये पूछता है। अब मध्यस्थ, अब जान जाइए कौन बचेगा? समिति होगा, है ना, पंचायत समिति। पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होते हैं कौन है? प्रखंड विकास पदाधिकारी को माना जाता है। तो पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक अगर पूछे तो प्रखंड विकास पदाधिकारी को माना जाता है। आपसे सवाल हमेशा क्या पूछेगा? पूछ देगा निम्न स्तर पे कौन रहता है, तो ग्राम सभा। उच्चतम स्तर पे पूछेगा जिला परिषद, और मध्य स्तर पे पंचायत समिति को रखा गया है। ये हमेशा सजाने के लिए दे देता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या है, तो याद रखिएगा समन्वय और पर्यवेक्षण की बात करेगा, ठीक है, जिला परिषद की बात करेगा। अगर बात करें जिला परिषद की और बात करें तो देखिए स्थानीय संसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं, तो जिला परिषद के ही सदस्य होंगे। स्थानीय जो संसद होते हैं, सांसद जो होते हैं या विधायक जो होते हैं, वो जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। अगर बात करें ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है राज्य सरकार पे ही, जो कि हम शुरू में ही भी पढ़े हैं कि राज्य सरकार के ही अंडर आता है। तो ग्राम पंचायत का निर्वाचन करने का भी किस पे आएगा? राज्य सरकार पे ही आएगा। पर किस पे करेगा? तो राज्य सरकार पे करेगा। अगर पूछा जाए प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति एक क्या है, तो एक प्रशासनिक अधिकार है, जो कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं। पंचायती राज्य विषय जो है एक राज्य सूची का विषय माना जाता है। अगर आपसे पूछे पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है, तो स्थानीय मेलों का कर वसूला जाता है, जो कि स्थानीय जो जितने भी मेले होते हैं या जो भी मनाए जाते हैं उसमें पंचायतों के द्वारा जो है कर वसूला जाता है, टैक्स वसूला जाता है, ठीक है। थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि अभी जो है जल्द खत्म करना चाहते हैं। पंचायती स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो ग्राम सेवक करते हैं, ये हमेशा पूछता है। तो पंचायत स्तर पर अगर राज्य सरकार द्वारा प्रतिनिधित्व की बात करेंगे कौन करेगा, तो ग्राम सेवक ही करता है।
अगर आपसे पूछे पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए तो 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि न्यूनतम आयु अगर लड़ना हो, अगर चुनाव लड़ना हो तो आपको उम्र होना चाहिए 21 वर्ष। अगर आपसे पूछे पंचायती राज्य संस्थाओं जो होते हैं, संस्थान जो होते हैं कि अधिकतम आय स्रोत कितने होते हैं, तो सरकारी अनुदान द्वारा ये स्रोत मिलते हैं। मतलब अगर पूछ दे कि पंचायती राज्य संस्थानों के अधिकतम आय का स्रोत अगर आपसे पूछे कि क्या है, तो सरकारी अनुदान से जो होता है उसी से मिलता है। किसको? पंचायती राज के संस्थानों को। याद रखिएगा, आय, आय मतलब पैसा। पंचायती जो समिति होती है, पंचायत समिति जो होता है का गठन होता है प्रखंड स्तर पर। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि पंचायत स्तर जो पंचायत समिति होता है उसका गठन कहाँ होता है, तो प्रखंड स्तर पर होगा। ठीक है। अगर आपसे पूछे पंचायत राज्य जो होते हैं, त्रिसोपान जो होते हैं, प्रणाली जो है का प्राथमिक भाग जो है कौन सा है, तो ग्राम पंचायत है। प्राथमिक भाग अगर पूछे, त्रिसोपान का प्रणाली में प्राथमिक भाग अगर पूछे तो ग्राम पंचायत है। उसी के तहत तो सारे आते हैं, है ना। अगर आपसे पूछे कि यदि पंचायत भंग होता है, अगर पंचायत भंग हो जाए तो उसकी अवधि जो समय होता है, टाइम जो होता है के अंतर्गत जो है कितने, उसी समय के अंतर्गत जो है निर्वाचन जो है करना होता है, तो याद रखिएगा 6 माह के अंदर करना होगा। ठीक है, 6 माह मतलब 6 महीने के अंदर। ठीक है, और चलते हैं तो भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था, तो मद्रास में। याद रखिएगा, मद्रास मतलब साउथ इंडिया, जो कि अभी चेंज है चेन्नई, ऐसे याद रखेंगे। तो भारत में पहला नगर निगम जो था, अगर पूछेगा कहाँ स्थापित किया गया था, तो मद्रास में। अगर आपसे पूछे पंचायती राज्य प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है तो ग्राम स्तर पर होता है, ये आप भी अच्छे से जानते हैं। अगर आपसे पूछे भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को, जिसे स्थानीय स्वशासन है जो कि आज हम पंचायती राज जानते हैं उसी से संबंधित है। ठीक है, उसी को कहते हैं। तो स्थानीय स्वशासन का जनक अगर बात करें तो लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। स्थानीय स्वशासन लिख दे या पंचायत लिख दे तो कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही होता है। स्थानीय स्वशासन मतलब ग्राम से बात है, पंचायत भी वही है। कौन भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता जो होते हैं कहलाते हैं, तो याद रखिएगा SKD कहलाते हैं। याद रखिएगा, SKD भी कहते हैं, SKD कहते हैं। ठीक है, आगे पूछेगा पंचायत समिति के प्रशासन का प्रावधान जो है एक सरकारी अधिकारी करता है, जिसे कहते हैं हम क्या कहते हैं, जो हम लोग कमिश्नर कहते हैं। कौन कमिश्नर कहते हैं पता है? म्यूनिसिपल कमिश्नर कहते हैं, बहुत अच्छे से हम जानते हैं। ठीक है, अगर आपसे ये पूछे कि पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम कौन है, तो याद रखिएगा सिंधवी समिति था, जो कि आता है, याद रखिएगा पूरा नाम है LM सिंधवी समिति, याद रखिएगा। ठीक है, अब पूछता है कि लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज्य जो संस्थाओं में जो है पूर्ण जीवन या जीवन कहिए पूर्ण जीवन पर LM जो सिंधवी समिति को कब नियुक्त किया गया था, तो 1986 में किया गया था, मतलब 1986 में किया गया था। ठीक है, तो 1986 में क्या हुआ था, LM सिंधवी समिति का नियुक्ति हुआ था, याद रखिएगा, जो कि पंचायत से ही जो है संबंधित है। बिहार राज्य में वर्तमान जो पंचायत राज संस्थान है उसके बारे में आज पढ़ेंगे, जिसमें 3 स्तर में बांटे गए हैं। एक स्तरीय राज्य में जो एक स्तरीय जो पंचायत है कहाँ कहाँ लागू है वो पढ़ेंगे। 2 स्तरीय पंचायत जो है कहाँ कहाँ लागू है, किस राज्य में है, तो ये पढ़ेंगे। और त्रिस्तरीय, तो त्रिस्तरीय आगे सबसे पहले हम पढ़ते हैं, जैसे हमारे बिहार में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात और गोवा में त्रिस्तरीय लागू है। ठीक है, जिसमें हम जानते हैं कि सबसे पहले राजस्थान और आंध्र प्रदेश में जो है हमारा पंचायत लागू हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा त्रिस्तरीय अगर पूछा जाए तो हम बलवंत राय मेहता के तहत होता है, जो कि हमारा कहाँ स्तर है, जो कि आपके इस राज्य में जो किनारे आप देख रहे हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और गुजरात और गोवा, ये सब जो हैं आपके त्रिस्तरीय हैं, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद होंगे। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा दो स्तरीय की बात करते हैं। तो 2 स्तरीय बात करें तो 2 स्तरीय वाले राज्य कौन से हैं, तो मध्य प्रदेश है, असम है, कर्नाटक है, उड़ीसा और हरियाणा। ये जो क्षेत्र हैं, राज्य जो हैं हमारा 2 स्तरीय हैं, जो कि ग्राम पंचायत और पंचायत समिति 2 ही चलता है। अब एक स्तरीय भी आप देख रहे होंगे, तो एक स्तरीय की अगर बात करें तो एक स्तरीय
पूर्वी क्षेत्र ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन तो भी हम पढ़ लेंगे। तो एक स्तरीय अगर बात करें तो याद रखिएगा इसमें जम्मू कश्मीर भी आ जाता है, केरल, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम, जिसमें सिर्फ ग्राम पंचायत लागू है, बस और कुछ नहीं। तो याद रखिएगा। तो एक स्तरीय, 2 स्तरीय, त्रिस्तरीय पढ़ लिए, समझ में आ गया। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलेंगे। और कल से आने वाला है आपका वीडियो स्पेशली इंडियन हिस्ट्री आएगा, और आपका साइंस का जो भी बचा हुआ है बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री सारे ऑनलाइन चलेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।